भरे मजमे में मौजूद लोग हैरत से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहे थे जिसने कुछ दिन पहले अपना बाप खोया, मगर उसके चेहरे को देखना देखना कितना मुश्किल था। वह तकलीफ में है या उसे फर्क पड़ा है? क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सबकी निगाहों का मरकज बनने पर बाल पीछे चटकते सामने आते सबको देखने लगी। ऐसी जुर्रत आज तक हवेली की औरतों ने नहीं की थी। इन सब की हैरत जायज थी। बेटा, पंचायत के फैसले मर्दों के करने के लिए होते हैं, और अगर मर्द अपने फैसलों में हमेशा औरतों को घसीटते आए हैं तो अब एक औरत फैसला करने आई है तो हर्ज कैसा? सर पंच साहब, उसकी बात पर वहां मौजूद सभी लोगों को झटका लगा था। बेटा, फैसला हो चुका है, हमने फैसला कर लिया है। सरपंच को देखते उसके चचा आगे आए थे। क्या फैसला किया आपने? कि वो अब की जानिब मुतवज्जो हुई थी। उसका नखरा और उसका अंदाज ऐसा था कि कोई भी उससे बात करने से पहले जरूर सोच रहा था। वो हमें जमीन देने को तैयार है, उसने मुकाबिल का बताया। बस जमीन? सालों पहले जब एक कत्ल हुआ था तब तो मेरी अम्मा को खून बहा मिलाया गया था ना। अब जमीन? उसके लहजे में मसनूई हैरानी थी। करीम खान ने पहलू बदला। हर चीज ठीक जा रही थी, मगर फिर वो न जाने कहां से आ गई। बेटा, वो रवायत अब पुरानी हो गई है, लेकिन मुझे जमीन नहीं चाहिए सरपंच साहब। उसकी बात पर वहां मौजूद लोगों में सरगोशियां शुरू हुई थी। फैसला हो चुका है शरीने। करीम साहब ने फिर कोशिश करनी चाहिए थी, मगर उसने जिन निगाहों से उन्हें देखा था उन्हें लगा कि जैसे वो औरत वापस आ गई हो जिसने पूरे गांव में बगावत कर आज़ादी हासिल की थी। मैं सुहेल खान की बेटी हूँ, अगर और क्योंकि मेरा भाई नहीं है तो उनके कत्ल का बदला मैं लूंगी। चचा जान, उसका फैसला अटल था। तो कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? सरपंच की बात पर उसने सामने मौजूद लोगों को देखा और जिनसे उसका बड़ा गहरा रिश्ता था, मगर अब दिल में सिवाय नफरत के और कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ी और बगौर सबको देखा, और उस जगह कोई ऐसा नहीं था जिससे वो मुतासर होती। और उसकी निगाहें उस शख्स पर पड़ी जो सामने सर झुकाए खड़ा था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस सादा सा देहाती आदमी जैसे उसने तस्वर किया था, चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाए उसने सीने पर हाथ बांधे। मुझे खून बहा में बड़े खान का सबसे छोटा पोता शमरेज खान चाहिए। उसकी बात पर सामने खड़े शमरेज खान ने झटके से सर उठाए उसे देखा था। हारगिज नहीं, तुम पागल होगी। वो लड़की वाला लड़के भी कभी खून बहा में गए हैं? तनवीर खान गुस्से से बिलबिलाते अपनी जगह से उठे थे। सुहेल खान खान हवेली के सबसे बड़े बेटे थे और उनके छोटे बेटे छोटे भाई करीन खान थे, जिनकी दुश्मनी बड़ी हवेली के लोगों से सदियों पुरानी थी। बड़ी हवेली तनवीर खान की मलकियत थी, जहां वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते आए थे, और अब इस हवेली में उनकी नई नस्ल परवान चढ़ रही थी। कुछ दिन पहले सुहेल खान और तनवीर खान के बड़े बेटे की आपस में जमीन के लिए झगड़ा हुआ था, और जो इस कदर बढ़ गया कि आखिर में सुहेल खान की जान चली गई थी। और उनके गांव में आज भी पुलिस को बीच में डालने का रवाज नहीं था, इसलिए पंचायत बैठाई गई थी। हर कोई अपना मफाद सोचे हुए था, मगर अचानक शरीने की आमद ने सबके ख्वाब मलिया मेट कर दिए थे। बात सुनो शरीने, इतने सालों से तुमने भाई को पूछा तक नहीं, और अब तुम अपने हक नहीं जमा सकती। करीम खान ने उसका फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतनी बड़ी जमीन की जगह शमरेज खान को यह सौदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर सामने वो थी जो एक बार फैसला कर लेती थी तो कोई अपनी जगह से उसे हिला नहीं सकता था। ये बात करके आप हकीकत बदल नहीं सकते। मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी मौत का हिसाब भी मुझे लेना है, और मेरा फैसला यही है कि मुझे खून बहा में शमरेज खान चाहिए। उसकी जिद पर करीम खान ने लाख पैर पटके, मगर वो शरीने खान थी, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा, और उसकी कोई बात कोई दलील उसके काम की नहीं थी। तनवीर खान, क्या आपको ये फैसला मंजूर है? सरपंच साहब, आप तनवीर खान से पूछ रहे हैं थे जो किसी जख्मी नाक की तरफ बैठे हुए थे। और उनसे क्या पूछ रहे हैं? सरपंच साहब, फैसला मैंने किया है, मोहर लगाएं और उस शख्स को मेरे साथ रवाना करें। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। जवाब तनवीर खान के बजाय शमरेज की जानिब से आया था, तो शरीने के चेहरे पर इस्तहज़ाया मुस्कुराहट बैठी। फैसला हो चुका था और अब वक्त था इंतकाम लेने का, मगर वो बुरी तरह से चौंकी थी। खून बहा में चाहे मर्द हो या औरत बिना रिश्ता बनाए नहीं दिए जाते। अगर तुम्हें वाकई शमरेज खान खून बहा में चाहिए तो तुम्हें उससे निकाह करना होगा। नहीं कर सकती तो सिर्फ जमीन पर गुजारा करो। उसकी बात पर उसने गुस्से से मुठिया पीछी थी। आप अभी तक बदले नहीं मामू जान,
उसके मामूजान कहने पर तनवीर खान ने आंखें इस सख्ती से मींची थी जैसे बहुत कुछ अपने अंदर उंडेला हो। तुम कुछ भी कहो शरीने, सालों से यही होता आ रहा है। फैसला मंजूर नहीं तो हम जमीन अभी भी देने को तैयार हैं। वो अपना पता फेंक चुके थे। शरीने ने वहां से मौजूद सब पर एक सरसरी नजर डाली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा है। तुम जाहिल बेटे के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी शरीने। जमीन लो और बात खत्म करो। करीम खान मौके से देखते हुए आगे आए थे। लेकिन मैं हाँ कह रही हूँ चचा जान, मैं शमरेज खान से निकाह करना चाहती हूँ, मगर इससे पहले मुझे कुछ कागजात पर शमरेज के साइन चाहिए। उसकी बात पर शमरेज ने बगौर उसे देखा, जिसके चेहरे पर कोई नरमी बरता हुआ तासुर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। साइन करो उस पर फाइल उसके सामने रखते हुए उसने सीने पर हाथ बांधे थे। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। मैं अनपढ़ हूँ, दस्तखत करना नहीं जानता। पहली बार शरीने ने उसकी आवाज सुनी थी, ऐसी आवाज जो मुकाबिल को सहरजदा करने का हुनर रखती हो। उसे चौंक कर उसे देखा, जिससे गहरी बड़ी आंखें उसके जैसा ले रही थी। इस बंदे में कुछ तो अलग था। वो अपनी सोचों को परे झटक कर सर हिलागी। ओ हाँ, मैं भूल गई थी कि हवेली वाले बस पैसा कमाना और छीनना जानते हैं, तलीम से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं। तंज के तीर चलाते उसने अचानक ही शमरेज का हाथ थाम कर खींचा और उसकी इस हरकत पर शमरेज फौरन लड़खड़ा था। समला और तनवीर और करीम खान दोनों ही सिलग उठे थे। ये अंगूठा नहीं लगाएगा, पहले हमें बताओ कि इस कागज पर क्या लिखा है। तनवीर खान के बीच में आने पर उसने नागवारी से उन्हें देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक के हवाले से कुछ बातें हैं, आपको जानते हुए शर्म नहीं आएगी मामू जान। उसकी बेबाकी पर तनवीर खान का दिल किया कि उसे गला दबा दे, मगर वो ताकत में उससे ज्यादा थी। उसके पास पैसा था, शोहरत थी और मीडिया भी और पुलिस भी। अंगूठा लगाओ मेरे होने वाले शौहर। और उसके अंगूठे पर उनके लगाते उसने शमरेज का वही अंगूठा कागज पर लगाया था और फिर कागज देखते फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई थी। अब हम निकाह कर सकते हैं सरपंच साहब। उसकी बात पर सर हिलाते हुए सरपंच मौलवी साहब को बुलाया और फिर अगले ही लम्हों में दोनों एक रिश्ते में बंध चुके थे, जिसमें सिवाय नफरत और इंतकाम के कुछ नहीं था। शहर कराची में आज भी अपनी रौनकें अरूज पर थी और समंदर के करीब उस बड़ी इसी इमारत के एक अपार्टमेंट में रोजीना बेगम बेचैनी से इधर उधर कमरे में चक्कर काट रही थी। आप इतनी टेंशन मत लें, मीडिया मैडम गुस्सा होंगी। मुलाजमा की बात पर वो थक कर सोफे पर गिरी थी। पता नहीं इस लड़की को क्या सूझी गाँव जाने की। आप जानती तो हैं कि इन्हें वो कब क्या सोचती है, क्या करती हैं, बस वो वही जानते हैं। मरीने मुझे टेंशन हो रही है। वो नफरत करती है उन लोगों से। अब उनका वहां जाना कुछ जरूर होगा। वहां मैं कैसे सुकून से बैठूं। तुम एक काम करो, ड्राइवर को कहो कि गाड़ी निकाले, मैं गांव जा रही हूँ। उसने बेचैनी बढ़ती जा रही थी और थक कर वो उठ खड़ी हुई थी। और उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए मैम का मैसेज आया, वो घर के लिए निकल रही है। मरीने ने शरीने का मैसेज उनके सामने करते हुए कहा था। मरीने भी खुद थोड़ा पुरसुकून हुई थी, मगर वो लोग अभी नहीं जानते थे कि वो क्या करके वापिस आ रही हैं। शिवरेज हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था और उसने फैसला कबूल किया था और अब वो आप उसके साथ था। चच्चे चिच अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें इस खानदान में पैदा होने पर। उसके गिर चक्कर काटते शरीने ने उसके जैसे मजाक उड़ाया, मगर मुकाबिल ने जैसे चुप का रोजा रख लिया था। अगर अफसोस नहीं हो रहा तो बेफिक्र हो, आने वाली जिंदगी में तुम हर लम्हा अफसोस ही करोगे और इसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। शमरेज का चेहरा अब इस बार था। शरीने ने उसे देखा और फिर कुर्सी पर बैठ गई थी। जूते साफ करो मेरे। उसके हुक्म पर वह खामोशी से झुका और अपनी आस्तीन से उसका जूता साफ करने ही लगा था कि वो पैर पीछे करते एक झटके से उठी थी। तुम शमरेज खान, बहुत शौक है ना इस पर बर्दारी का नाटक करने का। मैं बताऊंगी तुम्हें कि शरीने खान है क्या। और उसका गरेबान दबोचे वो गुराई थी। वो शख्स, सामने मौजूद शख्स ने मैच निकाय उठाए उसे देखा और स्याह आंखें शहद रंग आंखों से टकराई थी। जीत जीत कर भी हार की तिलमिलाहट। फायदा ऐसी जीत का कि वो बोला तो शरीने का सर था, पैर आग लगा गया था। बहुत जुबान चल रही है ना अचानक से। अभी तो बस शुरुआत है मिस्टर शमरेज, अब देखना कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। उसे कहते उसने गार्ड को इशारा किया जो अचानक ही शमरेज की गर्दन में हाथ डालता उसका चेहरा कार के बोनट से लगा गया था। शरीने के चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट आई थी। शमरेज ने उसे देखा और बिना पलक झपके और उसके इस तरफ देखने पर वो झिंझिलाई थी। उस शख्स की आंखें किसी को भी अपने जहन में मुब्तला कर सकती थी। और वो गाड़ी में डालो इसे पीछे और याद रखना इसका दर्जा सबसे आखिर में है। गार्ड को कहता वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी थी और फिलहाल वह सुकून जाती थी और ड्राइविंग करते ही वो अपना सारा ध्यान एक तरफ लगा सकती थी। लेकिन सबसे पीछे बैठे शमरेज ने उसे देखा और फिर अपने कंधे हाथ पाँव अपने बंद हाथों पाँव को देखा था।
जैसे मैं भाग ही जाऊंगा इस डब्बा गाड़ी से बेजारी से कहता हुआ वो सीट से सर टिका गया था, क्योंकि अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई थी। अभी तो बहुत आगे तक खेलना था, शुरुआत में ही हार नहीं सकता। वो कोशिश करना अपनी जुबान बंद रखो, वरना तुम्हारा मुंह बंद करने में मुझे लम्हे नहीं लगेंगे। वो उसकी बड़बड़ाहट पर घुराई थी, अगर अल्फाज लेती तो सीधा गला ही दबा देती थी। गाड़ी तवील सफर के बाद बलाहर कराची की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकते उसने मिरर से पीछे की जानिब देखा था, जहां वो बंद आंखें किए सर पीछे लगाए बैठा था। शरीने के चेहरे पर बड़ी पुरस्कार से मुस्कुराहट आई थी। वो खामोशी से गाड़ी से उतरी थी और शमरेज जो आंखें बंद किए पर सुकून से बैठा था, अचानक चेहरे पर ठंडे पानी पड़ने पर हड़बड़ाते ही उठा, मगर सामने शरीने को खाली बोतल थामे देखकर उसे समझ में लम्हा लगा था। ओह, क्या हुआ, बुरा लगा? अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। शमरेज के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। वो इस तमाम अरसे में पहली बार मुस्कुराया था। अल्लाह, इस शख्स की मुस्कुराहट आंखें कम थी, वो पहलू बदल कर रह गई थी। बच्चों जैसे काम करके इतनी खुशी में तो किसी को बड़ी सजा का मुंतजिर हूँ। खैर, पानी डालने का शुक्रिया। इस डब्बे में बहुत गर्मी है। वैसे तुम मैं 15 लाख की गाड़ी को डब्बा बोल रहे हो? उसकी बात पर वो तिल मिलाई। 15 लाख? उसने अजीब सी नजरों से पूरी गाड़ी को बगौर देखा था। छीनने के लिए जब्त करना मुश्किल हो रहा था। अपनी बकवास बंद रखो। अब अगर तुम्हारी आवाज आई तो याद रखना, मुझ से बुरा कोई नहीं होगा। उसके गिरेबान दबोचे वो घुराकर कहती हुई पैर पटकती हुई ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी थी, जबकि उसके जारे पर शमरेज कंधे उचकाते वापस अपनी पोजीशन संभाल चुका था। अब अगर मुकाबला शुरू हो ही गया है तो अच्छे से करना, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। गाड़ी अपार्टमेंट की हदूद में दाखिल हुई थी और गाड़ी पार्क करते वो गाड़ी से उतरी थी और गार्ड को इशारा करते हुए अंदर बढ़ गई थी, जबकि वो उसके जाते ही गार्ड ने शमरेज को गिरेबान से घसीटा तो गाड़ी से उतारा, जिस पर शमरेज ने उसे देखा। देखता क्या है, खाएगा क्या? उसके देखने पर गार्ड ने उसे मारना चाहा था, मगर शमरेज उसका मौका रोक गया। हाथ उठाने की गलती मत करना हाँ साहब, उसकी बार बार बर्दाश्त करना मजबूरी है, मगर तुम्हारी हरगिज नहीं। उसका हाथ पीछे झटकते हुए वो अंदर बढ़ गया था, जबकि गार्ड तो उसके ने रूप पर हैरान हुआ था, मगर जल्द संभलते वो तेजी से उस तक आता हुआ उसका बाजू पकड़े सीढ़ियां चढ़ने लगा था। मैडम का हुक्म है तो सीढ़ियों से जाएगा। उसे लिफ्ट को देखते हुए देखकर गार्ड कहता हुआ उसे लिए ऊपर चढ़ने लगा, जबकि शमरेज ने नागवारी से उसे देखा था। वो गार्ड शमरेज को लिए ऊपर अपार्टमेंट के सामने आया था, जहां शमरेज ने पहले से मौजूद थी। शरीर ने बाहर क्यों खड़ी हो? बेटा अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों गई थी आहर तुम गाँव? अब हमारे इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है। रोजीना बेगम जो अपने ध्यान में उस तक आई थी, सामने खड़े शमरेज को देखकर बुरी तरह चौंकी थी। ये कौन है? उनके सवाल पर शरीने ने एक नजर शमरेज को देखा था और फिर अपनी माँ को। मुलाजिम है मामा, बशीर छुट्टियों पर जा रहा है और मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी, और फिर हमें घर के काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए था ना। भरोसे का बंदा है, इसलिए मैंने रख लिया। उसकी बात पर शमरेज के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई थी। वो उसकी जानिब देखकर हैरान भी हुआ था। अच्छा ठीक है जुनेद, तुम उसे अंदर लेकर जाओ। तुम शरीने मेरे मेरे साथ आओ। गार्ड को कहते हुए वो शरीने का हाथ थामा और फिर अंदर बढ़ गई थी। तुम्हें क्या जरूरत थी गाँव जाने की? तुम्हें मना किया था ना कि मैंने कि अब हमारा उस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है, वहां जाने की। वहां मौजूद हर इंसान से मुझे शदीद नफरत है। शरीर ने उसे बेड पर बिठाते वो खुद उसके सामने बैठी थी। मेरा बाप मर गया था ना, उसका रिश्ता आपसे खत्म हुआ, मुझसे तो नहीं। कुछ हिसाब किताब निकलते थे मेरे उन लोगों की तरफ जो आपके खत्म हो गए। अब आप बेफिक्र हैं। वहाँ मौजूद किसी भी शख्स से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही बड़ी हवेली वालों से, ना छोटी हवेली वालों से जिन लोगों ने आपकी जिंदगी बर्बाद की। इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं मामा, ना कभी होगा। अपनी बात कहते हुए ये भूल गई थी कि बड़ी हवेली वालों के साथ वो दुश्मनी ही में से ही एक बहुत गहरा रिश्ता जोड़ चुकी थी, और उसका क्या अंजाम होने वाला था ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। ड्राइवर, कल सुबह मेरी बहुत अहम मीटिंग है, तो सुबह तैयार रहना, और याद रखना मुझे देर करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपने कमरे में जाते उसने शमरेज को अपने पास बुलाया था और उसे हाथ सदाएं दी थी, जिस पर उसने नफी में सर हिला दिया था। तुम अपना ये सर नफी में क्यों हिला रहे हो? अगर तुमने मेरी बात से इनकार करने का सोचा था ना शमरेज खान, तो तुम्हारा वो खशर करूंगी कि दुनिया तमाशा देखेगी। याद रखना, मुझे काम देने से पहले आपको ये बात सोच लेनी चाहिए थी कि मैं शहर में नया आया हूँ, अभी कुछ घंटों पहले यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ के रास्ते कैसे मालूम होंगे? हमारे यहाँ ना एक चीज़ होती है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। आप इसमें जो लोकेशन डालते हैं ना, वो तमाम रास्ते आपको दिखा देते हैं। तो अपने ये बहानेबाजी अपने पास रखो। समझ में आ रही है?
मुझे सब समझ में आता है, मगर मैं ठहरा गांव का देहाती, मुझे कहाँ आपकी ये डब्बा मेरे मतलब गाड़ी चलाना आएगी मैडम। उसके कहने पर वो श्री ने मुठिया पीछी थी, मगर वो उसका रिएक्ट करने से पहले बात बदल गया था। तुम मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकते शमरेज खान। जब तक तुम मेरे कदमों में गिर कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक तुम सुकून का सोचना भी मत। अब शराफत से जाओ, मेरी काफ़ी बना कर लाओ। अगर काफ़ी में ज़रा सी भी गड़बड़ हुई ना तो वहाँ गरम गरम खोलती हुई काफ़ी तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। और इस बात को धमकी मत समझना। उसका कॉलर पकड़े वो अपना चेहरा शमरेज के कानों के करीब कर चुकी थी और उसे धमकाती अपने कमरे में गायब हुई थी, जबकि उसने अपना कॉलर झटका दिया था और साफ किया था और किचन की जानिब बढ़ गया था। बस डार्लिंग, कल मिलते हैं। शमरेज को कमरे में आधा देख कर तो श्री ने उठलाते हुए बेड पर बैठी और टांगे उठाकर टेबल पर रख ली थी। शमरेज जो बेड की साइड टेबल पर काफी रख रहा था, शरीने के इशारे पर रुका था। मुंह क्या देख रही हो, मेरा पैर दबाओ शाबाश। मुंह क्या देख रही हो, मेरा पैर दबाओ शाबाश। मोबाइल एक साइड रखते हुए सुकून से बैकग्राउंड से टेक लगा की थी, जिस पर लब काटते शमरेज खामोशी से उसके सामने जमीन पर बैठकर उसके पांव दबाने लगा था। वैसे तनवीर मामू को कैसा लगता, उनका सबसे प्यारा बेटा उस वक्त मेरे कदमों में बैठा मेरे पैर दबा रहा है। चलो एक बार वो मुझे बख्श देते, लेकिन अब देखो ना उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा कि उनका प्यारा बेटा उनकी सौतेली बहन के घर मुलाजिम की हैसियत से रहेगा। तो सोचकर उन बहुत अफसोस हो रहा है। उसके यूं अफसोस करने पर शमरीज के चेहरे पर इस तजाया मुस्कुराहट उठी। आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं मैडम, आपकी काफ़ी ठंडी हो रही है, पी लीजिए, वरना जब मेरे चेहरे पर मारेंगी तो मेरा चेहरा सिर्फ धो लेगा और उसके अलावा मेरा कुछ नहीं होगा। इसकी बात पर शरीने ने खामोशी से काफ़ी का कप मग उठाया, मगर जैसे ही उसने वो कप लबों से लगाया था उसका हलक तक कड़वा हो गया था। वो उसकी जानिब देखते हुए, तुमने क्या बनाया है, ऐसे काफ़ी कहते हैं गुस्से से उसके ऊपर काफ़ी फेंकते वो अपनी जगह से खड़ी शमरेज ने एक नज़र काफ़ी से बिगी अपनी कमीज़ को देखा था। मैंने चेक करके दी थी, मुझे लगा जितनी कड़वी आप की ज़ुबान है ना मैडम, ये काफ़ी तो आप भी पी लेंगी। बहुत ज़ुबान चल रही है ना तुम्हारी। वहाँ पंचायत में क्या हुआ था, जब मैंने तुम्हें खून बहा में मांगा था तब तुम्हारी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी और अब तुमने किसी ने उससे गलत इसमें गलू लगा दिया था और वहाँ जाकर तुम अगर ज़ुबान खोलते तो शायद तुम्हारी ये हालत ना होती। दफ़ा हो जाओ। और अपनी शक्ल लेकर गुस्से से खोलते उसने मग जमीन पर फेंका था, जो अगले ही लम्बे टुकड़ों की सूरत में पूरे फर्श पर बिखर गया था। जाने से पहले उसे साफ करके जाओ। शमरेज खान, बहुत गरूर है ना तुम्हें, तुम्हारी बड़ी हवेली का बेटा होने पर। यही गरूर तोड़ूंगी तुम्हारा। नाक रगड़ने पर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी, तुम और तुम्हारे खानदान को, और अपनी माँ के सामने झुकाऊंगी। याद रखना, गुस्से से खोलकर कहती वो वहां से वॉकआउट कर गई थी। बालकनी में आकर उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करना चाहता। जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ था वही कुछ सब कुछ इन लोगों को लौटाना चाहती हूँ। उसकी माँ भले ही माजी की सारी बातें भूल गई हो, मगर वो अपनी माँ के आंसू और उसकी सिसकियाँ, उसके जिस्म पर लगे निशानात, वह जख्म कभी नहीं भूल सकी थी। उसकी माँ तनवीर खान की सौतेली बहन थी। सालों पहले उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रोजीना बेगम को छोटी हवेली में खून बहा के तौर पर भेजा था और सुहेल खान ने उन्हें रोजीना बेगम को यह बताया था कि असल में खून बहा में जाने वाली लड़की के साथ क्या होता है। अब मारपीट, जिस्मानी तशद्दुद। सुहेल खान ने रोजीना बेगम को एक जिंदा लाश बना दिया था, जो सुबह उठती हवेली वालों को जुल्म सहती और उनके काम करती और उनकी ज़िंदगी मुलाजमों से भी बदतर थी। और फिर रात में सुहेल खान उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता और उसके साथ किसी जानवर से बदतर सलूक और फेंक कर रवाना हो जाता। यहाँ तक कि शरीने की पैदाइश पर भी वो इंसान अपनी दरिंदगी दिखाने से बाज नहीं आया था। रोजीना बेगम सिर्फ उसके लिए सारे गम तकलीफ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जानती थी कि हवेली वाले उन्हें दोबारा कभी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, माँ के मरने के बाद वो लोग तो वैसे ही उनसे जान छुड़ाना चाहते थे और इस खून बहा में उन्हें यह मौका फराहम किया था। उन्होंने रोजीना बेगम को बोझ की तरह से सर से उतारा था और रोजीना बेगम हर चीज़ सहती रही, लेकिन जब बात शरीने की आई थी तो उनका सब्र वहीं खत्म हुआ था। वो 4 साल की थी जब हवेली के एक मुलाजिम ने शरीने के साथ बदफेली करने की कोशिश की थी। वो तो शुक्र था कि रोजीना बेगम बर वक्त वहाँ पहुँच गई थी और शरीने को जिंदा दरगोर होने से बचा लिया था। उस दिन पहली बार ऐसा लगा था कि जब वो अपने भाई के सामने गिड़गिड़ाई थी और उन्हें ना सही लेकिन कम से कम शरीने को तो अपने पास रख ले। वो अपने महफूज हाथों में देखना चाहती थी, मगर तनवीर जान खान को ऐसा मंजूर नहीं था। आखिर वो क्यों ऐसी लड़की को अपनाते जिसकी माँ ने उन्हें बहुत बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई थी, और वो क्यों उसको अपने पास रखते थे। वो वक़्त रोजीना बेगम के लिए बहुत कठिन था। शरीने 5 साल की होने वाली थी जब वो
वो रोज़ अपनी माँ को पीटते देखती थी और अपनी माँ के जिस्म पर निशानात देखकर तो वो अपने ही बाप से नफरत होती थी। उसे अपने मामों से नफरत होती थी और जो उसकी माँ को हर वक्त यह एहसास दिलाते थे कि वह सवाए गलाजत से के ढेर के और कुछ भी नहीं था। उसे इन सब से घिन महसूस होते थे। वो 5 साल की लड़की जो नफरत के लफ्ज़ तक से वाकिफ नहीं थी, अपने मामू और ताया से नफरत करना शुरू कर चुकी थी। मगर कहते हैं ना कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। गांव में आई ING और टीम रोजीना बेगम के लिए निजात का जरिया बनी थी और NGO की औरतों के हकूक़ के बारे में बात करती थी, औरतों को स्टैंड लेना सिखा रही थी। और उस वक्त रोजीना बेगम को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया स्टैंड लेने का। अपने लिए नहीं मगर बेटी के लिए, ज़िंदगी के लिए, उस मुस्तकबिल के लिए। मगर उन्होंने किसी से नहीं सुनी। उन औरतों ने रोजीना बेगम का साथ दिया और वो औरत जो अपनी शादी के 8-9 साल तक अपने शोहर से पीटती रही, मार खाती रही, अपनी बेटी की इज्जत आबरू बचाने के हाथ डट कर खड़ी हुई। उन्होंने न सिर्फ सोहेल खान से तलाक दी बल्कि तनवीर खान को कटहरे में लाकर खड़ा किया। वो एक मजबूत आदमी थे, उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रोजीना बेगम शहर आ गई थी, यहाँ एक इदारा में रहा करती थी। वही शरीने की सारी तलीम तरबियत हुई थी। इंटर के बाद शरीने ने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी थी। ज़हीन औरत थी, खूबसूरत थी। कॉलेज में एक फंक्शन में आदमी की नज़र में आ गई थी। उन्होंने शरीने से रब्ता किया और वह एक इश्तिहार में लेना चाहते थे। शरीने के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पैसा उसकी नौकरी से कहीं ज़्यादा था। रोजीना बेगम उसे दलदल में दंसने नहीं देना चाहती थी, मगर शरीने की जिद और उसका जुनून रोजीना बेगम को घुटने टेकने पर मजबूर कर गया था। शरीने मजबूत थी, वो अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती थी। उसे इश्तिहार से करते करते इस इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना ली थी। शरीने खान इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा बन गई और उसके आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। और आज एक बार फिर माजी के चक्कर में फंसती अपने जख्मों को हाथ से कुरेद बैठी थी। हवेली में उस वक्त कहरा मचा हुआ था। जुबैदा बेगम रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, पूरी हवेली को सर पर उठा रखा था। और हिम्मत कैसी उस 2 कौड़ी लड़की की कि मेरे बेटे को का सौदा करके मैं नहीं चाहती, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। रोजी जुबैदा बेगम की बात पर तनवीर खान ने नागवारी से उन्हें देखा था। तुझे क्या लगता है जुबैदा बेगम, मैं खुश हूँ इस फैसले से कि मेरा बेटा उस औरत के घर में एक मुलाजिम की हैसियत से गया? हरगिज़ नहीं। मगर मेरी बात याद रखो, शमरेज खान है मेरा, तनवीर खान का खून का बदला। वो अपना बदला खुद लेगा उस लड़की से। अब क्या लगता है कि वो लड़की इतनी सीधी है शमरेज खान के उससे बदला लेगा? वो लेने देगी। वो लड़की रोजेने की बेटी है। जानते नहीं है कि वो किस तरह से उस जैली औरतों के साथ मिलकर अब चुराहे बीच में लाकर खड़ा किया था। किस तरह वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकली थी, किस तरह उसने सुहेल हाथ से तलाक ली थी। अब आप इन औरतों को कमज़ोर मत समझिएगा, वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि हम मर्द हैं। मेरी माँ को जानती हो, मेरी माँ बहुत मजबूत थी, मगर बाबा जान की दूसरी शादी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था और वो औरत उसने हमसे हमारे बाप को छीन लिया था। नफरत करता था मैं उस औरत से, और जब वो मरी तो मुझे लगा कि जैसे मेरी माँ फिर से जी उठी हो। मगर वो रोजीने मेरी माँ जब जब उसे देखती थी तो सारे पुराने जख्म हरे हो जाते थे। इसलिए जब मेरे हाथों करीम खान के घर वालों का खून हुआ तो उस वक्त मुझे पहली बार खुशी हुई कि अब इस रोजीने से हमारी जान छूट जाएगी। और हमारी जान छूट भी गई थी। सुहेल खान मुझसे नफरत करता था और ये नफरत वो रोजीने से करने लगा था। हर चीज़ वैसी जा रही थी जैसे मैंने सोचा था। और उस रोज़ रोजीने हमारी ज़िंदगी से चली जाने के बाद हमें ज़िंदगी में सुकून आ गया था। और फिर तो वो ये गांव छोड़कर ही चली गई थी। मगर अब उसकी बेटी न जाने वो कहाँ से आ गई और शमरेज खान को उससे इससे बेइज्जती का बदला लेना ही होगा। हमें सिर्फ सब्र करना होगा जुबैदा, सिर्फ सब्र। इस बात पर, इनकी बात पर जुबैदा बेगम को सब्र नहीं आया था, मगर वो अब वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने की। पंचायत का फैसला हो गया था जब उनके मियाँ उनके सब्र का करने का बोल रहे थे। अब ना चाहते हुए भी सब्र करना था किसी भी हाल में, और वक़्त का इंतज़ार करना था कि वक़्त एक नए धारे की तरफ जा रहा था। शमरेज शरीने की चीखें पूरे घर में गूंजी थी। तो शमरेज सुकून से उसके कमरे में आया जहाँ वो हाथों में अपना महंगा तरीन डिज़ाइनर ड्रेस पकड़े खड़ी थी जिस पर बड़े बड़े तेल के धब्बे पड़े थे। फ्रेश होने से पहले शमरेज को इस सूट को इस्त्री करने के लिए हुक्म देकर गई थी और वापस आई तो उसके सूट की ये हालत थी कि वो जब उसकी नज़र शमरेज के बालों पर पड़ी तो उसका दिल किया कि वो इस इंसान के चेहरे पर गरम गरम इस्त्री रख दें। ये क्या किया तुमने मेरे सूट का? हाँ, ये इतना तेल क्या किया तुमने? हाँ, तुम तेल में नहा कर आए हो या अपनी शक्ल तो देखो। इसका बस नहीं चाह रहा था कि उस शमरेज का गला ही दबा दे। मैडम, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस आपका हुक्म माना और मैंने आपको कहा था कि मैं वो जानबूझकर बात अधूरी छोड़ गया था। चेहरे पर मासूम बेचारगी की सजाए वो शरीने को गुस्सा दिला रहा था। अचानक ही शरीने ने उसके गले बांध दबोचा और उसे अपने साथ घसीटते आगे बढ़ी थी।
उसका गुस्सा किसी सूरत काम नहीं हो रहा था। मैडम ये आप क्या कर रही हैं, छोड़े मुझे। वो जो बाथरूम का दरवाज़ा खोल रही थी और उसकी मुज़ाहमत पर गुस्से भरी नज़रों से उसे देखने लगी थी और उसे बाथरूम की जानिब लेकर बढ़ी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, गुस्से से कहते हुए उसने शमरेज को बाथरूम में धकेला और अचानक ही शावर ऑन कर दिया था। ठंडा ठार पानी जब पानी अपने जिस्म पर महसूस करते शमरेज की आ निकली थी और वह पूरे कपड़े समेत ठंडे पानी के नीचे खड़ा था। तब शरीने ने उसके हाथ में शैम्पू थमाया। बाल दो, अपने 2 मिनट के अंदर अंदर बाल दो। और इतनी जोर से बोल रही थी कि शमरेज को लगा कि उसके कान के पर्दे ही फट जाएंगे, मगर बिना मज़ाहमत के वह सुकून से उसके महंगे बदतरीन शैम्पू से अपने बाल धोने लगा था। आइंदा अगर मुझे तुम्हारे इन बालों में तेल नजर आया ना तो तुम्हें गंजा करवाने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगी। शमरेज खान उसकी बात पर शमरेज को झटका लगा था और अपने बालों के जाने का सोचते ही उसे जुर्जरी से आई थी, मगर वो ये बात शरीने मैडम के सामने नहीं जाहिर कर सकता था। किसी सूरत नहीं, वो कुछ भी कर सकती थी। उसे धमकी देते हुए जैसे ही मुड़ी तो चिकने फर्श पर उसका पाँव फिसला। इससे पहले कि वो गिरती शमरेज ने उसे मजबूती से अपने बाजों का सहारा देते हुए गिरने से बचाया था। शरीने ने बेख्तियारी शमरेज को कॉलर से जकड़ा था। शमरेज के दोनों हाथ उसकी कमर पर जमरते वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे कि शमरेज की सांस से शरीने को अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी और अपनी कमर पर शमरेज का हाथों का लफ्ज महसूस करके शरीने बुरी तरह से उसका दिल धड़का था।